उसका नाम श्रेया है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी ज़िंदगी में उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश थी। और वह खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी और उसके लिए शादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सारे ही लोग उसकी शॉपिंग कर रहे थे। घर के सारे लोग उसकी शादी से बहुत खुश थे और खूब जमकर उसकी शादी की तैयारियां हो रही थीं। सब लोग उसे कह रहे थे कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा और वो ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद श्रेया को ऐसा लगा कि वह ससुराल में खुश रहना तो बहुत दूर की बात, ससुराल में कुछ दिन गुजार ले वही उसके लिए बहुत होगा। क्योंकि श्रेया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका पति शादी की पहली रात को उसे घर से बाहर निकाल देता और श्रेया को डाइवोर्स दे देता। उसकी सारी खुशियां चकनाचूर हो चुकी थीं। उसके घर में उसकी बुआ का बेटा था। उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ देखने में बहुत स्मार्ट था। हमेशा श्रेया ने उसे भाई की नज़र से ही देखा था, हालांकि वह उसका सगा भाई नहीं था। ऋषभ ज़्यादातर उससे या किसी और से भी बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से ही काम रखता था। घर के सारे ही लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वह बहुत मेहनती था और वो भी श्रेया के घर वालों की इज्जत किया करता था, बड़ों का आदर सम्मान किया करता था और लड़कियों से नज़र झुकाकर बात किया करता था। इसलिए श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग शक्ल से जैसे होते हैं, अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। आखिर ऋषभ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी? ये सब कुछ आपको इस कहानी में हम ज़रूर बताएंगे ताकि आपको भी पता चले कि श्रेया किस दर्द से गुजर चुकी है। उसकी हल्दी की रात ऋषभ ने उसकी इज्जत खराब कर दी थी। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब ऋषभ ने उसे बेहाल कर दिया तो उसने श्रेया की कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया था जिसे वह देख नहीं सकी थी और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। शादी की पहली रात जब उसके पति ने उसे देखा तो उन्होंने उसके साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की। फिर पति ने उसकी कमर पर वह शब्द लिखे हुए देखे थे जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए थे और वह रोने लगा था। पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था क्योंकि श्रेया की शादी की तैयारी चल रही थी। उसका रिश्ता उसके पापा ने ही अपनी मर्जी से लगवाया था। जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी उसे उसके पापा ने खुद ही पसंद किया था। वह श्रेया को भी बहुत पसंद आया था और सब लोगों को ऐसा लगता था कि वह उसके घर में बहुत खुश रहेगी। वह उसके लिए बहुत परफेक्ट है। वह भी अपनी शादी से खुश थी। घर की सारी लेडीज़ मार्केट शॉपिंग करने के लिए गई हुई थीं। रोज़ाना ही कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही थी। पापा और भैया तो काम पर होते थे। उसकी बड़ी दीदी पिछले कुछ दिनों से उसके घर पर रहने के लिए आ गई थीं क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। इस वजह से वह बाजार का काम नहीं कर सकती थीं। उनके दोनों बच्चों को वह अपने पास रोक लिया करती थीं और उसकी मम्मी, भाभी और दीदी ये तीनों ही मिलकर बाजार चली जाती थीं। उसने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लिया था क्योंकि वह ज़्यादातर घर में अकेली ही रहती थीं। कभी कभी ऋषभ घर में होता था और घर की औरतें तो घर से बाहर सारा दिन उसके लिए शॉपिंग करती रहती थीं और शाम के टाइम तक ही वापस आती थीं। वो उन लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया करती थी और अपनी दीदी के बच्चों का भी ख्याल रखती थी। वह घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसकी मदद के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया था और उसके साथ घर के थोड़े बहुत काम करवा लिया करती थी और शाम के टाइम वह अपने घर चली जाती और फिर बाकी का जो काम होता वह वो खुद देख लिया करती थी क्योंकि उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था। उनके घर खाना होता तो वह ले जाया करती थी और नहीं होता तो वह उसे पैसे दे दिया करती थी। इससे उसकी भी मदद हो जाती थी। शाम के 5 बज रहे थे।
नौकरानी अपने घर को जा चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही थी, इसलिए वह किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी कि तभी ऋषभ भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। वो भी किचन में आ गया और उसे चाय बनाने को कहने लगा। श्रेया ने उसके लिए भी एक कप चाय बनने के लिए रख दी थी। ऋषभ उसकी ही उम्र का था, इसलिए वह उसका नाम लिया करती थी। ऋषभ चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया, बल्कि वो किचन में खड़े होकर उसे उलझन भरी नज़रों से देख रहा था। श्रेया ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे एक अजीब से ही एक्सप्रेशन दिखे थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों आज वह उसे इतना घूर घूर कर देख रहा था, बल्कि उसे सर से लेकर पांव तक देख रहा था। उसे उसकी नज़रों से कुछ दिक्कत भी हो रही थी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह उसकी इन हरकतों को समझने की कोशिश तो कर रही थी, पर कुछ समझ नहीं पाई थी। एक पल को तो उसे ऋषभ की नज़रों से डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक किया। पता नहीं क्यों उसकी नज़रों में एक अजीब सी बात थी। ऐसा आज पहली बार था और ऐसा आज वो पहली बार ही कर रहा था। इससे पहले तो कभी उसने श्रेया को नज़र भर के देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि वह उससे बात भी नहीं करता था, जबकि वो लोग तो एक ही घर में रहते थे और वह भी उसके घर में सालों से रह रहा था। वह बड़ी गहरी भरपूर नज़रों से उसे सर से लेकर पैर तक देखे जा रहा था। श्रेया ने ऋषभ से हटने के लिए कहा। उसे बोला कि तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी चाय वहीं पर लेकर आती हूँ। वह अपने कमरे में चला गया, मगर श्रेया ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आज न जाने ऋषभ को क्या हो गया है। चाय बन जाने के बाद वह ऋषभ के कमरे में चाय लेकर चली गई तो वह सामने ही बेड पर लेटा हुआ था। उस टाइम उसने खाली जीन्स पहनी हुई थी, बल्कि ऊपर से तो उसने शर्ट भी नहीं पहना हुआ था। उसे इस हालत में देखकर उसने अपनी नज़रें झुका ली और वह शर्मिंदा सी हो रही थी। वो चाय की ट्रे लेकर वापस जाना चाहती थी, मगर अचानक ही ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठा लिया। वह उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। उसकी आज की हर बात उसे बहुत अजीब लग रही थी। ऊपर से ऋषभ का उसे देखने का स्टाइल उसे डर फील करा रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह नोटिस कर रही थी कि ऋषभ की हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। वह हर टाइम गुमसुम सा रहता था और पता नहीं कहाँ पर खोया खोया रहता था। घर में वह कभी कभी पापा के साथ बातचीत कर भी लिया करता था, लेकिन अब तो वह उनसे भी कोई बात नहीं करता था। ऑफिस से आते ही फौरन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था। जब खाने का टाइम होता तो खाना खा लिया करता, या फिर कभी कभी तो उन्हें ही उसे बार बार उसके कमरे से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता था। पता नहीं उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी और पता नहीं इधर उधर देख देख कर वो क्या तलाश करता रहता था। उसे जब भी कोई बुलाने के लिए आता तो वह चौंक जाया करता। मम्मी भी उसकी इन हरकतों को काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी और वह इस बारे में पापा से कहती थी कि ऋषभ को ना जाने क्या हो गया है। वह तो आजकल बिल्कुल ही बदल कर रह गया है। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता और आजकल ना ही हम लोगों के साथ बैठकर कोई बातचीत करता है, ना पहले की तरह हंसता है और ना ही बोलता है, ना किसी से कोई बात करता है। पापा मम्मी को इस तरह परेशान देखकर उन्हें तसल्ली दे दिया करते थे कि वह तो हमेशा से ही ऐसा है, और ये बात एक हद तक सच भी थी। इससे पहले ऋषभ श्रेया से कुछ कहता तभी वह दरवाजे की बजने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे से बाहर आ गई। आज उसकी मम्मी, भाभी और उसकी दीदी ये सब लोग मार्केट से टाइम से पहले ही आ गई थीं। वो कहने लगी कि आज तुम्हारी ससुराल वालों को हमारे घर आना है, इसीलिए हम लोग घर जल्दी आ गए हैं। श्रेया उन लोगों से शादी के बारे में कुछ देर बातचीत करती रहे, उन लोगों के साथ कुछ देर बैठती और फिर अपने कमरे में आ जाती है और फिर ऋषभ के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थीं, मगर उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी उलझनें भी बढ़ती ही चली जा रही थी और अब तो उसकी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। उसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। धीरे धीरे ये 1 महीना भी गुजर गया। फाइनली उसकी हल्दी का दिन आ गया।
उस दिन वो अपने कमरे में थी और अच्छी तरीके से तैयार हो रही थी। आज का दिन और आने वाले जितने भी दिन थे वह उसके लिए बहुत स्पेशल होने वाले थे। वह अपने आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर खूब खुश हो रही थी। वह शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे अपना घर बहुत याद आने वाला था, क्योंकि उसने अपने माता पिता के घर में जितना भी टाइम गुजारा था वह अच्छा गुजारा था और उसके माता पिता ने उसे दुनिया की हर खुशी दी थी। कभी उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए। वो अब इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। अभी वह अपनी इस परेशानी में गुम थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि ना जाने ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों का बिहेवियर उसके साथ कैसा होने वाला है, क्योंकि शादी से पहले तो सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। उसका होने वाला पति ना जाने उसके साथ किस तरह से पेश आएगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि लड़के वाले थोड़ी देर में हल्दी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को तैयार होकर हॉल में जाना था, क्योंकि हल्दी का फंक्शन हॉल में था। उसके और उसके होने वाले पति दोनों के ही हल्दी लगने वाली थी। श्रेया को आज सुबह से ही बुखार आ रहा था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे थे और ज़्यादा पानी में हाथ धोने की वजह से उसे ठंड लग गई थी। इसीलिए उसे बुखार हो गया था और जुखाम भी हो रहा था। वह सब लोग एक हॉल में चले गए। श्रेया और उसके होने वाले पति, उन दोनों के हल्दी लगाई गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। सब ने मिलकर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थीं। उसका होने वाला पति काफ़ी पढ़ा लिखा था। उसका नाम रूपेश था। रूपेश उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। श्रेया भी उसे देख देख कर शर्मा रही थी, क्योंकि वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आज के दिन वह बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी सारे मेहमान हॉल में ही मौजूद थे। उन लोगों ने हॉल इसीलिए बुक किया था क्योंकि ज़्यादातर उनके मेहमान दूसरे शहरों के थे और उनका घर छोटा था, इसीलिए सारे मेहमान उनके घर पर नहीं आ सकते थे। श्रेया की माँ ने जब उसकी तबीयत पूछी तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसकी माँ ने उसे ऋषभ के साथ घर भिजवा दिया, क्योंकि हॉल में उसे आराम नहीं मिल सकता था। उसकी माँ ने कहा कि तुम घर जाकर आराम से सो जाना, क्योंकि तुम्हारी शादी है और इस स्पेशल मौके पर तुम्हारी तबीयत खराब होना ठीक नहीं है। श्रेया की माँ ने ऋषभ को कहा कि तुम श्रेया को छोड़कर वापस आ जाना। ऋषभ उसे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने के लिए आ गया था। वह देख रही थी कि ऋषभ की नज़रें बार बार उस पर ही थीं। वह शीशे से पीछे की तरफ उसे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घर आ गया। ऋषभ भी उसके साथ घर के अंदर आ गया था। उसे लगा कि शायद उसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन उसने तो घर के अंदर घुसते ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह कुछ समझ नहीं पाई। वह तो सीधा अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और वह बुखार में जल रही थी। उसे अभी दवाई भी खानी थी। ऋषभ और श्रेया इस घर में बिल्कुल अकेले थे। घर में उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और श्रेया इस टाइम अपने कमरे में खड़ी हुई अपनी दवाई ढूंढ रही थी, जो कि उसे मिल नहीं रही थी। और फिर उसे दवाई मिल गई। दवाई श्रेया ने अपने तकिए के नीचे रख ली थी और रखकर वो खुद ही भूल गई थी। दवाई खाने के बाद उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और वह बैठकर सोच रही थी कि लड़कियों की भी क्या ज़िंदगी होती है। यही वो आंगन था जहाँ पर वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी और अब वह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। ये सोचकर ही वह अपसेट हो गई थी कि तभी अचानक उसे कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजे की तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ पर ऋषभ खड़ा हुआ था, मगर आज वह ऋषभ नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में जुनून था। इससे पहले कि वह उसे कुछ कहती या संभलती, ऋषभ ने तभी अचानक दौड़कर श्रेया को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था और फिर उसके बाद उसने श्रेया को बेड पर धक्का दे दिया। वो उसे बार बार कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारी शिकायत मैं मम्मी पापा से कर दूंगी।
पर उसे तो जैसे उसकी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कानों में श्रेया की आवाज़ जा ही नहीं रही थी। वह खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वह मर्द था। मर्द तो वैसे भी काफ़ी मजबूत होते हैं और औरत कई बार शारीरिक तौर पे उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। ये सब कुछ श्रेया के लिए यकीन करने के लायक नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। ये हादसा श्रेया के लिए मर जाने के काबिल था। उसके होश हवास ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बुरी तरह से रो रही थी। फिर इसी तरह से चीखते चिल्लाते हुए अचानक वो बेहोश हो गई और फिर जब वह होश में आई तो ऋषभ उसकी कमर पर न जाने क्या लिख रहा था। वो कुछ भी जान नहीं पाई थी। वह बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। वह सिगरेट से उसकी कमर पर कुछ लिख रहा था। उसकी कमर तकलीफ से चूर हो रही थी, क्योंकि जलता हुआ सिगरेट उसके बदन पर जलता हुआ महसूस हो रहा था और उसकी कमर की खाल जल रही थी। शायद खून भी बह रहा था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका शरीर कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर के अंदर से जान ही निकाल दी हो। वह बिल्कुल बेजान थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऋषभ उसके साथ ऐसा कर सकता है। वह बुरी तरह से सिसक रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, मगर जल्दी ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद पर काबू कर लिया, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को भी पता चल गया तो उस पर क्या मुसीबत गुजर चुकी है तो ना जाने क्या हो जाएगा और उसकी बदनामी अलग हो जाएगी। अब तो उसकी शादी होने वाली थी और उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था और उसके पेरेंट्स अलग परेशान हो जाएंगे। श्रेया ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और बिस्तर पर जब वह लेटी तो उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी बाहर सब लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। ऋषभ तो उसके कमरे से जा चुका था। शायद सब लोग घर पर वापस आ गए थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने आप को नॉर्मल किया और थोड़ी देर के बाद श्रेया की मम्मी और दीदी उसके कमरे में आ गईं। जब उसकी मम्मी ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गईं और बिना कहे ही वो समझ गईं कि उसे ज़रूर कोई परेशानी है। उन्हें ये भी लगा था कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी हालत इस वजह से ऐसी हो रही है। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है? श्रेया खुद को संभालते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली है। तभी उसकी मम्मी ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर तुम आने वाले समय की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने दिमाग पर किसी तरह की टेंशन सवार मत करो। वो उसे और भी कई तरह की तसल्ली देकर गई थी, लेकिन श्रेया का दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। वह अपनी शादी को लेकर जितना एक्साइटेड और खुश थी, उसकी सारी खुशियाँ और एक्साइटमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। वह दिल ही दिल में अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी, आपको नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई है। अगर आपको अपनी बेटी की तकलीफ़ के बारे में पता चले तो शायद आपका दिल धड़कना ही भूल जाए कि आपकी बेटी के साथ आपके ही घर में कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। तभी उसकी मम्मी उसे सोने का कहकर वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही साथ उसकी दीदी भी चली गई। वह जानती थी कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और अकेले में बैठकर रोएगी, क्योंकि वह किसी के सामने रोती नहीं थी और ना ही किसी के सामने कमज़ोर पड़ती थी, और उसके सामने तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ती थी। वो जानती थी कि अगर वह कमज़ोर पड़ गई तो उनकी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्रेया अपने घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मम्मी पापा उससे ज़्यादा प्यार किया करते थे। अगले दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चले जाना था। कल तक उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वो आने वाले वक्त के ख्यालों में खोई हुई थी, मगर अब उसे बार बार डर महसूस हो रहा था
उसे डर लग रहा था कि ना जाने अब क्या होगा। अगर ये सब कुछ उसके पति को पता चल गया तो शायद वह श्रेया को शादी की पहली की रात ही उसे डाइवोर्स देकर घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसके पति को तो ऐसा लगता था जैसे वह कुंवारी है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी इज्जत तो किसी के हाथों खराब हो चुकी है। वह डरते डरते दिल में कई तरह के ख्याल पैदा कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया था और सब लोग बहुत खुश थे और सबके चेहरे देखकर श्रेया की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब उसकी फैमिली के लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं तो उन्हें इसका मतलब ये लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि वह इस घर को छोड़कर जा रही है। कोई भी उसके दिल के हाल को नहीं जानता था। वह जब भी ऋषभ को देखती तो उसे उससे नफरत हो रही थी। मन कर रहा था कि वह उसको जान से मार दे। उसने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। आखिर उसे ऐसा करके क्या मिला? श्रेया की शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं, पर वह एक भी रस्म में खुश नहीं थी। वह तो बिल्कुल बेजान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रोबोट है और सब लोग उसे अपने तरीके से चला रहे हैं। जो जैसा कहता वह वैसा कर लिया करती थी और इसी तरह से वह विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। जब उसने ससुराल आने के बाद अपने पति के हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो उसने कई बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए थे और उनको रोकने की भी पूरी कोशिश की थी। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी पत्नी के साथ क्या बीत चुकी है तो शायद वह इस तरह से हंस नहीं रहा होता, बल्कि दुत्कार कर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। और फिर उसे उसकी जेठानी ने उसके कमरे में पहुंचा दिया। वो अपने धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले हर पल का इंतज़ार कर रही थी और उसे बार बार ये डर लग रहा था कि अगर उसके पति को ये बात पता चल गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। तभी उसके कमरे में रूपेश आया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करना शुरू कर दिया और इधर उधर की छोटी मोटी वो बातें करने लगा। उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगा। वह अपने बारे में भी उसे बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन वो थी कि उससे कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ डर ही बैठा हुआ था। और फिर धीरे धीरे रात गुजरती चली जा रही थी। फिर जब रूपेश ने अपना हक लेने के लिए उसके कमर से उसके कपड़े हटाए तो वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके पति ने उसकी कमर के वो निशान देख लिए थे जो ऋषभ ने सिगरेट से उसकी कमर पर लिख दिए थे। वह छोटी सी थी जब उसके पापा ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे घर पर लाए थे और मम्मी से कहने लगे कि आज के बाद ऋषभ हमारा बेटा है और इसको इस घर में वही वैल्यू दी जाएगी जो मेरे बेटे को दी जाती है। मम्मी भी उनकी इस बात से खुश हो गई थी, क्योंकि श्रेया 2 बहनें थीं और उसका एक ही भाई था। उसकी मम्मी को लगा कि इस तरह से उनके 2 बेटे हो जाएंगे। श्रेया से भी पापा ने कहा कि आज से ऋषभ तुम्हारे भाई की तरह है। श्रेया ने ऋषभ का हाथ पकड़ लिया था और वो उम्र में उसके ही साथ का था और फिर उन दोनों में दोस्ती सी हो गई थी। उस समय ऋषभ और उसकी उम्र 12 साल की थी। वो दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। वह श्रेया पर उसके बड़े भैया की तरह रौब जमाता था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि वह उसकी बुआ का बेटा है। वह उसे हमेशा अपनी फैमिली का मेंबर ही मानती थी। दरअसल ऋषभ के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके थे और उसके बाद ऋषभ बिल्कुल अकेला रह गया था। पहले काफ़ी दिनों तक तो वह अपने दादा के पास ही रहा था। उसके दादा भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वह बीमार रहने लगे थे। वह उसका ख्याल भी नहीं रख पाते थे, इसलिए श्रेया के पापा रोज़ अपनी बहन के घर जाते थे ऋषभ से मिलने। एक दिन ऋषभ के दादाजी उसके पापा से बोले, बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे हमेशा अपने पोते की फ़िक्र लगी रहती है। मेरे बेटे और बहू तो इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर मैं भी इस दुनिया से चला गया तो इस बेचारे का क्या होगा। जब ऋषभ के दादाजी ने रोते हुए ये बात उसके पापा से कही तो उसके पापा के दिल में ऋषभ के लिए रहम जाग उठा था। आखिर वो उसके मामा थे। वैसे भी उसके पापा को ऋषभ बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था और जब उसके पेरेंट्स इस दुनिया से गए थे तब वह उसे घर पर ही लाना चाहते थे, मगर उन्होंने उसके दादाजी की वजह से ही उसे उसके घर पर ही रहने दिया था। और अब जब उसके दादाजी ने
उसके पापा को रो रो कर ये बात कही तो उसके पापा ने ऋषभ के दादाजी से कहा कि आपको अपने पोते की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बहन की निशानी है। श्रेया के पापा ने कहा वो ऋषभ को अपना बेटा बनाकर ही रखेंगे और आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। कभी कभी ऋषभ अपने दादाजी से मिलने के लिए चला जाता था, लेकिन फिर एक दिन उसके दादा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ऋषभ पूरी तरह से अकेला हो गया था। ऋषभ अपने दादा की मौत पर बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा था, क्योंकि उसके सारे ही अपने इस दुनिया से जा चुके थे। वह हमेशा उदास रहता और खोया खोया सा रहता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने माता पिता और दादा को खो दिया है, तो जैसे उसकी ज़िंदगी से दिलचस्पी ही ख़त्म होकर रह गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदलती ही चली जा रही थी। पापा उसे सबके साथ घुलने मिलने के लिए कहते तो वह अपना दिल बहलाने की कोशिश कर लिया करता था। उसे उनके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, मगर ऋषभ को तो कोई भी चीज़ खुश नहीं करती थी। श्रेया के पापा ने ऋषभ को बिल्कुल अपना बेटा बनाकर रखा था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और ऋषभ अब जॉब पर लग गया था। अपनी कामयाबी पर भी उसका दिल खुश नहीं रहता था। जब ऋषभ अपनी महीने की सैलरी में से कुछ रुपए श्रेया की मम्मी को लाकर दिए थे, तो उसकी मम्मी ने उसे इनकार कर दिया था। उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम इसे खुद पर ही खर्च करो, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तब पहली बार श्रेया ने ऋषभ को इमोशनल होते हुए देखा था। ऋषभ ने उसकी माँ को गले लगाकर कहा था कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप लोगों ने मुझे हमेशा माता पिता के जैसा ही प्यार दिया है। मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया की मम्मी भी इमोशनल हो गई थीं और उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया था। ऋषभ अपनी सैलरी में से कुछ रुपए हर महीने श्रेया की माँ को दिया करता था और ऋषभ के दिए हुए उन रुपयों को भी श्रेया की मम्मी बहुत ही अच्छे से संभाल कर रख दिया करती थी। दरअसल श्रेया की मम्मी ऋषभ के उन पैसों को ऋषभ की शादी के लिए अच्छे से संभाल कर रख रही थी। वो हमेशा यही कहती थी कि इन पैसों से ऋषभ की शादी होगी। वो बोलती थी कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहे तो फिर उस बेचारे को संभालने वाला कौन होगा? बुरे वक्त में शायद उसका जुड़ा हुआ पैसा ही उसके काम आ जाएगा। उन दिनों ऋषभ बहुत खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने लगी थी। ये देखकर श्रेया हैरान रह गई थी कि इतना सीरियस रहने वाला इंसान भी इतना ज़्यादा खुश रहने लगेगा। उसे इस बात का आइडिया नहीं था। और फिर कुछ टाइम गुजरा तो दोबारा से ऋषभ का बिहेवियर पहले के जैसा ही हो गया था। वही सीरियसनेस और अकेलापन, बल्कि अब तो वह पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। वह इतना ज़्यादा खामोश रहने लगा था कि उसकी सीरियसनेस से श्रेया को डर महसूस होने लगा था। उन दिनों श्रेया का भी रिश्ता लग गया था, लेकिन जब ऋषभ को ये बात पता चली कि उसकी शादी किस लड़के के साथ हो रही है, तो वो लड़का ऋषभ को पसंद नहीं आया था और उसने उसके पेरेंट्स से कह दिया था कि श्रेया की शादी यहाँ पर मत करो। उसकी बात सुनकर श्रेया के मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे, लेकिन ऐसा क्यों? इस बात का ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं था। ऋषभ ने कहा कि मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। इस बात पर पापा ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ और इसकी अच्छी जगह पर नौकरी लगी हुई है। ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। लड़के का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और हमारी श्रेया वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। श्रेया ने भी जब अपने होने वाले पति की फ़ोटो देखी तो वह भी उसे बहुत पसंद आया था, मगर ना जाने क्यों ऋषभ को इस बात पर बहुत ऐतराज़ हो रहा था। मम्मी पापा ने जहाँ से भी रूपेश के बारे में पता करवाया तो हर जगह से उन्हें यही सुनने को मिला कि लड़का बहुत अच्छा है। और श्रेया के मम्मी पापा ने ऋषभ से कहा कि तुमको रूपेश को लेकर कोई गलतफहमी हो गई होगी। ऋषभ ने उस दिन के बाद से बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में अपनी कोई एडवाइस नहीं दी थी। वह बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था
और अब जब शादी से एक दिन पहले उसने श्रेया के साथ ये सब कुछ किया तो श्रेया के लिए ये सब किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। जब उसके पति ने उस रात उसकी कमर देखी तो वह ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। श्रेया तो उसका रोता हुआ देखकर घबरा गई थी और जब पलटकर उसने उसे देखा तो वह बहुत बुरी तरह से रो रहा था। श्रेया ने उससे बहुत पूछने की कोशिश की मगर वह कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। न जाने उसे किस बात का गम था जो उसे रुला रहा था। श्रेया की कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी उसके पति ने उससे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। वो उसके उलझे हुए बिहेवियर पर हैरान और परेशान रह गई थी और रात भर यही सोचती रही कि मैं तो समझती थी कि मेरे पति को बहुत गुस्सा आएगा मगर उसका रोना तो उसकी समझ से ही बाहर था और वह यही सब कुछ सोचते सोचते ना जाने कब गहरी नींद में चली गई। उसे कुछ पता ही नहीं चला। शादी के अगले दिन जब उसकी सास ने उसे उसके पति के साथ उसके मायके भेज दिया तो वहां जाने के बाद वो ऋषभ का सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए श्रेया सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में चली गई। उसका तो ऋषभ का सामना करने का दिल ही नहीं चाह रहा था क्योंकि उसे उस वक्त उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी और ऊपर से उसके पति का हैरान कर देने वाला ऐसा बिहेवियर उसे बहुत परेशान कर रहा था। 2-3 घंटे वहाँ पर गुजारने के बाद वो वापस अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई थी। लेकिन अब तो उसकी ज़िंदगी बदल कर ही रह गई थी। कुछ दिनों पहले तक तो वो बहुत खुश थी मगर अब तो जैसे उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। अपने पति के बारे में उसने सुना था कि वह बहुत खुश दिल है मगर अब जब उसने रूपेश को सामने से देखा तो वह दिखने में बहुत ही शांत थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और बस हर वक्त उदास से रहते थे। श्रेया रूपेश को घर में ढूंढ रही थी तो वो उसे छत पर मिला। वो उदास खोया हुआ सा एक कोने में बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। ना जाने उसके पति को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि उसका रोना कम ही नहीं होता था। जब भी वह श्रेया को देखता था तो प्यार से उसके बालों को सहलाता था क्योंकि उसकी आंखों में श्रेया के लिए इतनी ज़्यादा इज्जत होती थी जिसे देखकर वो नज़रें चुराने लगती और सोचने लग जाती कि अगर उसे सच पता चल गया तो ना जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। उस दिन श्रेया सो रही थी तब एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो उसके पति के रोने की आवाज़ थी। वो ये सब देखकर उठकर बैठ गई थी। न जाने उन्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से वह इतना बेचैन रहता था। उसके पति ने जब उसे जागता हुआ देखा तो वह हैरान रह गया और फिर उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो। और वो उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अब वो अपने पति के बर्ताव से बहुत तंग आ गई थी। इसलिए श्रेया ने उनसे कहा कि आप मुझे सब कुछ बताते क्यों नहीं हैं, कि आखिर आपके साथ ऐसी कौन सी परेशानी है और आप हमारी सुहाग रात को भी मुझे देखकर रोने लगे थे और आप अभी भी रातों को उठ उठ कर रोते हो। आखिर इस सब की क्या वजह है। उनके चेहरे पर अजीब से रंग फैल गए थे। वो उससे कहने लगे कि यह एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको मगर अब तो श्रेया इस बात को हर हाल में जानना ही चाहती थी। वो कहने लगी कि अब तो मैं ये जानकर ही रहूँगी कि आखिर क्या बात है। तभी उसके पति कहने लगे कि मैं ऋषभ को काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। कुछ टाइम पहले तक वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये बात सुनकर तो श्रेया के होश ही उड़ गए थे कि अगर ऋषभ उनका दोस्त था तो फिर ऋषभ ने उसकी शादी रूपेश से होने के लिए उसके पेरेंट्स से मना क्यों किया था। उसके पति की अगली बात ने उसे बुरी तरह से चौंका कर रख दिया था। उसके पति ने कहा कि हम दोनों दरअसल एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। मेरे पापा का बिजनेस था। वह मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में आने के लिए कहते थे मगर मुझे जॉब करने का शौक़ था और मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहता था। इसीलिए मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था जहाँ पर ऋषभ था और उसी ऑफिस में एक लड़की थी जो बहुत गरीब थी और खूबसूरत भी थी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करती थी। रूपेश हमेशा से ही लड़कियों के साथ फ्लर्टी रहा था और जब उसने उस लड़की को देखा
तो उस लड़की पर दिल आ गया था। वो नहीं जानता था कि ऋषभ उस लड़की को पसंद करता है और रूपेश भी उस लड़की के पीछे था। रूपेश ने उस लड़की को प्रपोज किया, मगर उस लड़की ने इनकार कर दिया, मगर वो उस लड़की के पीछे पड़ गया था। जब एक दिन रूपेश ने उस लड़की को बहुत तंग किया तो उसने रूपेश के थप्पड़ मार दिया और इस बात पर रूपेश को बहुत गुस्सा आया। रूपेश उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था और फिर एक दिन उसे इस बात का मौका मिल गया। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, शायद बारिश होने वाली थी। एक एक करके ऑफिस के सारे वर्कर वहाँ से चले गए थे और ऑफिस में सिर्फ वह लड़की और रूपेश ही रह गए थे। उस टाइम वह अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे किसी के भी आने जाने का पता ही नहीं चला। वैसे भी सबसे लास्ट में ही वो घर जाती थी। जब रूपेश ने देखा कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, बाहर सिर्फ गार्ड था, तो उसने पैसे देकर गार्ड को भी खरीद लिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी को भी अंदर मत भेजना। और फिर रूपेश ने उस लड़की का इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत खराब कर दी और उसने अपनी बेइज्जती का बदला भी उससे ले लिया। बाद में रूपेश को पता चला कि ऋषभ तो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन फिर अगले ही दिन उस लड़की ने अपना जीवन ख़त्म कर लिया और मरने से पहले उसने ऋषभ को सारी बात भी बता दी थी। उस दिन ऋषभ ने तुम्हारी कमर पर लिखा था कि दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुमसे भी तुम्हारी खुशियों को इस तरह से छीन लूं जिस तरह तुमने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थीं, मगर क्या करूं, मैं तेरे जैसा नहीं हूं जो बदला लेने के लिए किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करूं। मैंने मामा जी को मना किया था इस शादी के लिए, पर वो नहीं माने। लेकिन अफसोस कि वो तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाए। वो तुम्हें अच्छा इंसान समझते हैं। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने टाइम से वो समझ रही थी कि ऋषभ ने उसकी इज्जत खराब कर दी है। इसका मतलब ये था कि उसे गलतफहमी हुई थी और उसकी इज्जत बिल्कुल सुरक्षित है। मगर श्रेया को अपने पति से अब इस बात की बहुत बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ खराब ही नहीं की, बल्कि उस लड़की ने उनकी वजह से अपनी जान भी ले ली थी। और श्रेया एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी जिसने सिर्फ बदला लेने के लिए एक लड़की को मरने पर मजबूर कर दिया। उसकी नज़र में उसका पति हत्यारा था। रूपेश कहने लगा, मुझसे नासमझी में बहुत बड़ी गलती हो गई थी और ये मेरे लिए ऐसा पछतावा है जो शायद सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और मैं अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। श्रेया ने कहा, रूपेश, सही मायने में तो तुम्हें इस वक्त जेल में होना चाहिए, पर तुम अगर जेल नहीं गए हो तो तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अपनी गृहस्थी को खुद बर्बाद होते हुए देखो। श्रेया ने कहा रूपेश से कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और उस लड़की को मरने के लिए मजबूर किया। श्रेया उसी वक्त अपने पापा के घर वापस आ गई। उसने अपने मम्मी पापा को सारा सच बताया और कहा कि आपने रूपेश को जैसा समझा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर आप ऋषभ की बात मान जाते और थोड़ा और अच्छे से जांच पड़ताल करते तो शायद आपको उसका असली चेहरा पता चल जाता, या ऋषभ से ही जोर डालकर आप पूछते, पर आपने उसकी बात को भी वैल्यू नहीं दी। अगर ये बात ऋषभ ने ना कहकर भैया ने कही होती तो क्या आप तब भी इग्नोर कर देते? ऋषभ ने तो आपको दिल से अपना मान लिया, लेकिन आप लोग उसे पूरी तरह से अपना नहीं मान पाए। श्रेया के मम्मी पापा ने ऋषभ से माफ़ी मांगी और वो अपनी गलती पर काफ़ी शर्मिंदा हुए। उनकी लापरवाही की वजह से ही आज उनकी बेटी की गलत लड़के से शादी हो गई थी। पर श्रेया के पापा ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया और फिर श्रेया का रूपेश से तलाक करवा दिया और श्रेया के लिए दूसरा लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी श्रेया के पापा ने अब ऋषभ और श्रेया पर ही छोड़ दी है। अब उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। श्रेया ने बीटेक में एडमिशन ले लिया है और उसने सोचा है कि वो फ़िलहाल अपने करियर पर ध्यान देगी और जब कोई ऐसा इंसान उसे मिलेगा जो उसे अच्छा लगेगा, जिसे देखकर उसे लगेगा कि वो उसके साथ ज़िंदगी बिता सकती है, वो तब ही शादी के बारे में सोचेगी। ऋषभ भी अपनी नौकरी में बिजी है और अब वो भी सबसे बात करने लगा है।
घर में और अपनी ज़िंदगी जीने लगा है। दोस्तों, बदला लेने के लिए किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करना, उसे जीवन छोड़ने के लिए मजबूर करना अपराध है। शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लें, अपने करियर पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।